ये मैडम को मैं बताना चाहूँगा, मैम ये स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं जो हरियाणा के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। उन्हीं का ये 4 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। विजुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट और अन्य डिसेबिलिटी को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से संबंधित जो विभिन्न आयाम है जिनको जरूरत है आज के संदर्भ में सीखने के लिए, कैसे असेसमेंट करें बच्चों का स्कूल के लेवल पर और उनका रिहैबिलिटेशन किस प्रकार से हो, तो ये डिपार्टमेंट हमारा डेडिकेटेडली काम कर रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ विजुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए। तो ये सेशन रहेगा, उसके ऊपर आप उसको इंटरेक्टिव बनाइए और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डाइस को मैडम को हैंड ओवर करता हूँ कि मैडम आप इसके माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन कीजिए। थैंक यू मैडम। अपराहन की बेला का आपको सादर अभिनंदन। सभी गुरुजनों का मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सुनंदा राणा है और मैं लेक्चरर क्लिनिकल साइकोलॉजी हूँ लिपिड में ही, और स्वागत है आपका हमारे परिसर में। मेरा जो टॉपिक है आज का वो है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो असेसमेंट एक सिंपल से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूँगी। जब हम कहीं जाते हैं या आपका यहाँ पे आना हुआ तो आपने कुछ प्लान किया होगा कि ओके कब जाना है, कैसे जाना है, वहाँ पे वेदर कैसा होगा। हरियाणा से देहरादून का वेदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा एंड कितना हमारा ट्रैवल फ्यूल वगैरह में लगने वाला है। 4 दिन का प्रोग्राम है तो कैसे हमारा सारा मेंटेनेंस होगा। तो ये आपने एक असेसमेंट किया है। और जब हम स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनके लिए काम करने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए, उनके लिए बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक असेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो असेसमेंट हमेशा गोल डायरेक्टेड रहेगा टू असेस देयर नीड्स, टू असेस देयर एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। So the word assessment refers to the process of gathering and analyzing information in order to make decisions. कोई भी निर्णय उनके चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे उनके डायग्नोसिस या निदान को लेकर हो, हमें एक इंफॉर्मेशन को लेना होता है जिसको हम एनालाइज करते हैं और जिसके तहत हम एक गोल तक पहुँचते हैं, एक उद्देश्य तक पहुँचते हैं कि ओके मेरा क्लाइंट आईडी का है, मुझे अब इसके साथ क्या क्या काम करना है, मेरा चाइल्ड सिटी है, मेरा चाइल्ड ऑटिज्म का है, तो हमें अब उसके साथ क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना है। असेसमेंट्स के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है जिसमें आपका पीडियाट्रिशियन जो कि आपके विजन, हेयरिंग, मेडिकल कंडीशंस, कोई मेडिकल सिंड्रोम को डायग्नोज करेगा, साइकोलॉजिस्ट फॉर clinical and psychological assessment, special education teachers for their education, occupational therapists, speech and language therapists, social workers and physiotherapists. इन पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप कार्यरत हैं, आपको बेहतर नॉलेज है इस बारे में। तो फर्स्ट जो मोड ऑफ एक्शन रहता है एज अ टीचर, एज अ क्लिनिशियन हमारा, वो है इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट और द चाइल्ड, राइट। तो जो इसमें पहली बात है कि आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा फ्रेंडली हो, ओवर फ्रेंडली ना हो, फ्रेंडली हो, आप वो मेंटेन रखना जानते हैं। एक अप्रोप्रिएट स्पेस हो, अप्रोप्रिएट टॉयज एंड पिक्चर बुक्स जो कि बच्चे को अट्रैक्ट करें कि वो आपके साथ बैठे, राइट। इसमें हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो हम सभी को लेकर चल रहे हैं। ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बिहेवियरल इश्यूज, सेरेब्रल पाल्सी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हम सभी को लेकर चल रहे हैं। तो वो हमारे माइंड में वो एक पिक्चर बनी रहे। आपका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ
एंड वेंटिलेटेड हो, बच्चे को सफोकेशन फील ना हो। अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों में आप देखेंगे कि सेटिंग चेंज होने पे थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, तो आपकी सेटिंग ऐसी हो जो थोड़ा सा उनको प्रभावित करे। डेवलपिंग रैपो विद द चाइल्ड। रैपो मीन्स एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जिससे कि बच्चा आपके साथ डील करने के लिए तत्पर हो, आपके साथ बैठने के लिए रेडी हो कि मैं इन मैडम के साथ क्यों बैठूं। आपकी वॉइस, आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जो बच्चे को प्रभावित करे। और ये रैपो बनाने के लिए जो चीजें हैं, बच्चा जिस स्थान पे बैठना चाहता है उसको बैठने दीजिए। जबरदस्ती बैठा दो उसकी मेरे सामने बैठो, ऐसा हम अवॉइड करेंगे। जहां वो प्रेफरेंस हो उस जगह पे बैठे, उससे उसकी एज पूछे, नाम पूछे, उसकी लाइक डिसलाइक्स, फेवरेट फूड, फेवरेट फ्रूट, कलर्स, इन सब पे हम बात करेंगे, जो एकदम बच्चे के लेवल पे ही जाके बात करनी है हमें, जिससे कि एक रैपो स्टैब्लिश हो। और जो आगे की जो ऑब्जर्वेशन है और जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें जो चाइल्ड है वो आपके साथ कोऑपरेट करे। चाइल्ड का कोऑपरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो थर्ड पार्ट है। आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं अगर क्लाइंट को, तो हम उसके लिए क्या मोड ऑफ एक्शन लेने वाले हैं उसमें हमें संशय रहेगा हमेशा के लिए। बिल्डिंग पार्टनरशिप विद पेरेंट्स। पेरेंट्स के ओपिनियन, पेरेंट्स की बात को सुनिए। वो अगर कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो बड़ा बोझ है हमारे लिए, तो उस टाइम पर उनको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं। अभी उनके ओपिनियन को सुनिए। वो जिस समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे जब हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हम अक्सर ऐसी बातें हम बोल लेते हैं। हम ह्यूमन है और ह्यूमन की तरह डील करना है हमें उनके साथ। तो कोई भी मैकेनिकल बात या टेक्निकल बात उनके साथ अभी इनिशियल स्टेज में नहीं बोलिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है वैसा। अभी ये समय अप्रोप्रिएट नहीं है। पहला सेशन है, टीचर्स बड़ी प्रेरणा के साथ हमारे पास आया है, हमसे कुछ सोल्यूशन चाहता है, हमसे कुछ मैनेजमेंट चाहता है, तो पहले उनकी हमें सुननी है। उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी वैल्यू है, एफर्ट्स जो भी वो कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, वो सारी हमें चीजें अभी सुननी है। Depending on the language development and the conversational skills, verbal interview can be conducted with simple, structured, clear and concrete question. कोई भी vague questions ना हो, simple language में, जिस language में client और जो informant है वो समझ पा रहे हैं। informant हमेशा primary caregiver रहेगा, चाहे वो parents हो, चाहे कोई adopted child हो तो उसके parents हो, जो भी रहे। तो simple and concrete language में आप बात करें। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज अभी हमें इसमें लाने की जरूरत नहीं है। बेसिक बिहेवियर सजेस्टिंग मोटर सेंसरी इम्पेयरमेंट और फिजिकल हेल्थ इशू। बेसिक जब क्लाइंट रूम में आया है, वो आपके पास बैठा है या नहीं बैठा है, वो सारी चीजें आप देखेंगे कि सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट आपको पहली ही दृष्टि में नजर आ जाएंगे। रिस्पॉन्स टू इंटरव्यू सिचुएशन, ये सब ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू का एक फॉर्मेट है कि जब आप कृपया करके शांति से बैठ जाएं। अपने फॉर्म डॉक्यूमेंट्स का काम हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि जो फर्स्ट असेसमेंट होती है बच्चे की, वो टीचर, पेरेंट्स के बाद टीचर ही करते हैं। ध्यान से सुने, आपसे विनती है कृपया करके अपने काम बाद में करें। ओके, तो जो हम अभी बात कर रहे हैं वो जब पहली बार हमारे पास क्लाइंट आया है उस समय की बात है कि उस समय पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। रिस्पॉन्स टू इंटरव्यू सिचुएशन, बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, एक्साइटेड है, फियरफुल है। बच्चे डर भी जाते हैं, अभी नई जगह है, कहीं मैडम सुई तो नहीं लगाएगी, बच्चों को अक्सर ये डर होता है कि सुई लगा देगी मैडम। तो ये सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है। एक्साइटेड है, फियरफुल है, टेंस है, शाय है, इनहिबिटेड है, नहीं बता रहा है, गार्डेड है, चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, ये डिफाइंड है, मान नहीं रहा है आपकी बातों में, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे। अलर्टनेस कैसा है, ओवर अराउज्ड है और विड्रॉन है। विड्रॉन मीन्स जो बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अलर्ट, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन में आपको इशू समझ में आया है। अटैचमेंट टू पेरेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू सेपरेशन, पेरेंट्स से अटैचमेंट कैसा है, और जब पेरेंट्स बाहर चला जाता है, आप ये कहें कि अच्छा ठीक है 2 मिनट में बच्चे से बात करूंगी, तो उस समय पे रिस्पॉन्स टू सेपरेशन कैसा है। पेरेंट बाहर चले गए तो उस टाइम का बच्चा कैसा है, सिंगिंग है, वांटेड टू बी कैरिड आउट ऑल द टाइम, इंडिफरेंट टू सेपरेशन, मम्मी की गोदी में ही रहना है, बाहर नहीं, उससे इधर उधर नहीं होना है, या फिर मम्मी बाहर भी चली जाती है तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे आपके ऑब्जर्वेशन का पार्ट है जो कि आगे आपको डायग्नोसिस में मदद करने वाला है।
सोशबिलिटी कैसी है, सोशल ओरिएंटेशन कैसा है, अप्रोच कैसी है दूसरे पर्सन के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिवनेस कैसा है, आई टू आई कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, जब आप बात करें तो वहां सामने से कोई जवाब आ रहा है या नहीं, एंड अवेयरनेस ऑफ सोशल बाउंड्रीज, अभी मैम के पास बैठा हूँ तो मुझे कैसे बैठना है, कितनी देर बैठना है, कैसे बात करनी है, वो सब चीजें। मोटर एक्टिविटी लेवल, फिजिटिंग, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड लथार्जी, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। कोर्स ऑफ मोटर बिहेवियर ड्यूरिंग इंटरव्यू और रिस्पॉन्स टू फर्म इंस्ट्रक्शन, फर्म इंस्ट्रक्शन देने पे बच्चा चुप हो जाता है या रेस्टलेस हो जाता है या अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं आपके फर्म इंस्ट्रक्शन के प्रति। एंड इम्पल्स कंट्रोल कैसा है, स्नैचिंग है, स्पिलिंग है, फॉलिंग, जंपिंग, इधर उधर भाग रहा है, ये चीजें तोड़ दी, वो चीजें तोड़ दी, वो सारे आपका ऑब्जर्वेशन है एंड इट विल हेल्प यू इन द डायग्नोसिस, राइट। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, गोल डायरेक्टेड है आपका बच्चे का अटेंशन, टास्क कंप्लीशन किया, अगर आपने उसको रीडिंग राइटिंग असेस करने के लिए आपने कुछ दिया है तो उसने टास्क कंप्लीट किया है नहीं, या बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है कि बाहर से अगर कोई आवाज आ रही है आपके लिए, किसी ने पानी रखा तो फोकस बच्चे का सारा वहां पे चला गया। स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कैसा है, एक्सप्रेसिव स्पीच, जो आप बोलते हैं दैट इज एक्सप्रेसिव, जो आप समझ रहे हैं दैट इज रिसेप्टिव, एंड आर्टिकुलेशन, जो फ्लो ऑफ स्पीच है या वर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो कितना प्रॉपर है। मूड कैसा है बच्चे का, मोस्टली मूड कैसा रहता है, इनहिबिटेड है, एक्सेसिव चीयरफुल, क्राइंग ऑल द टाइम एंड इरिटेबल। प्ले बिहेवियर, टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या चूज करते हैं, वो जो आपने टॉयज एंड ऑल रखे हैं अपने रूम में उनमें से कौन सा टॉय वो यूज कर रहे हैं, ड्यूरेशन कितनी देर वो अभी एक टॉय उठाया फिर वो फेंक दिया, फिर दूसरे को फिर तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया, तो इससे आपको प्ले बिहेवियर समझ में आएगा कि ओके सॉलिटरी प्ले प्रेफर कर रहे हैं या किसी एक पार्ट को प्रेफर कर रहे हैं, या एक पार्ट से एक टॉय से दूसरे टॉय में अटेंशन कंसंट्रेशन बड़ा लैकिंग है, आपके डायग्नोसिस में हेल्प करने वाला है। कुछ अदर इनअप्रोप्रिएट अगर बिहेवियर है जो कि उसके एज एंड सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा है। करंट डेवलपमेंटल अटेनमेंट कैसा है बच्चे का, एंड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन कैसा है, मम्मी डांट डांट के बात कर रही है बच्चे से या मम्मी बहुत प्यार से या ओवर पैम्पर्ड है चाइल्ड, तो वो एक जो रिलेशन है चाइल्ड एंड पेरेंट के बीच में वो भी आपको समझ में आएगा एंड इट विल हेल्प यू इन टाइम ऑफ इंटरवेंशन। क्योंकि जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो आप सिर्फ बच्चे के साथ वो कमरे में बैठ के इंटरवेंशन नहीं करते, आपको पेरेंट को भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि आपको ये बिहेवियरल चीजें ऐड करनी है, ऐसा सीक्वेंस ऐड करना है। तो पेरेंट का एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो चाइल्ड के इंटरवेंशन में प्रॉब्लम आएंगी, वो हिंड्रेंस पैदा करेंगे। तो ये बेसिक, जब आपके पास पहली बार कोई क्लाइंट आया है एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ क्लिनिशियन, जब आप उसको पहली बार देखते हैं तो ये चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है फॉर असेसमेंट पर्पस। एक मिनट, इसको थोड़ा सा फर्दर एलोबरेट करना चाहूँगा मैं, मैम इफ योर परमिशन। बेसिकली बच्चे के लिए नहीं, किसी बड़े के लिए भी ये असेसमेंट है कि कैसे आप देख रहे हैं, उसका इंटरेस्ट कैसे है। आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि टू मेक इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स वगैरह पढ़ाता हूँ बच्चों को, ट्यूशन लेता हूँ। तो एक कर्नल साहब आए अपने बेटे को लेकर के, जो मैम ने बताया उसी को ही सारी चीज़ें मैं उसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। कर्नल साहब आए कि हमारा बच्चा साइकोलॉजी में वीक है, इनको साइकोलॉजी पढ़ा दो। बच्चा बैठा है बीच में, इधर मदर बैठी है, इधर फादर बैठे हैं और मैं सामने बैठा हूँ। कहता सर कल से भेज दूँ ट्यूशन के लिए। अब मैं उस बच्चे के हाव भाव दिखा रहा हूँ आपको, वो ऐसे कर रहे हैं, वो उसके एक्शन से लग रहा था कि he was not interested in taking tuition। फादर इंसिस्ट कर रहा था कि ट्यूशन लेना चाहिए और बच्चा ऐसे हाथ कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, मदर की तरफ देख रहा है, मदर से बहुत ज्यादा अटैच था, मदर की तरफ देख रहा है, फादर से डरता था। तो वो देख करके, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये लड़का तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो उन्होंने, उनके फादर ने, कर्नल साहब थे, कल से भेज दूं सर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उसे, मैं नहीं पढ़ा रहा। फादर कहते ये क्या हुआ सर? कहते नहीं। मैंने बच्चे को बोला, ग्रोन अप बच्चा, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा, मैंने कहा बेटा ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें पढ़ना है तो तुम इस मोबाइल पर फोन करो। एंड विद इन 1 week I got a call from him कि सर मैं आ सकता हूँ पढ़ने।
तो ये चीज जो मैम ने आज आपको बताई असेसमेंट, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए, आप सबके लिए है कि आप कितने इंटरेस्ट से उस चीज को समझ रहे हैं, और वो समझना किसी भी जन को बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ असेसमेंट, क्यों करना है, देख लिया हमने, अब आगे है ना। तो पर्पस पहला जो है स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, बच्चे को स्क्रीन करना, एंड डायग्नोसिस एंड रेफरल, जब आप डायग्नोस करेंगे तो अप्रोप्रिएट जगह पर उसको रेफरल करना है, या आप खुद टैकल कर सकते हैं तो आपको खुद से ही वो देखना है। प्रोग्राम प्लानिंग, क्या प्लान ऑफ एक्शन हमारा रहने वाला है फॉर इंटरवेंशन, एंड इवेल्युएशन, आपका इंटरवेंशन कितना काम कर रहा है। तो असेसमेंट फॉर स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज स्क्रीनिंग इज डन बाय द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हेन द चाइल्ड अचीव द वेरियस माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट। स्क्रीनिंग बेसिकली जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उस चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ डोमेन है, सोशल, पर्सनल, स्पीच एंड लैंग्वेज, मोटर, कॉग्निटिव। तो किसी एक डोमेन में अगर प्रॉब्लम है, किसी एक डोमेन में अगर माइलस्टोन डिलेड है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ये जो चाइल्ड है वो इस कंडीशन से सफर कर रहा है, या ये कंडीशन उसके साथ है ना, वो एक टिपिकल कंडीशन उसके साथ है। तो सपोज अगर सोशल माइलस्टोन में अगर इश्यूज हैं तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, राइट, चाइल्ड को ऑटिज्म है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्लो है, डिलेड है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी चाइल्ड को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। मोटर डेवलपमेंट में अगर डिले है तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी चाइल्ड को सेरेब्रल पल्सी या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट। ये इसलिए एक क्रूशियल पार्ट है क्योंकि इससे हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। स्क्रीनिंग हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही स्क्रीनिंग टूल्स का यूज करते हैं जो कि डायग्नोस्टिक टूल नहीं होते। स्क्रीनिंग का मतलब है बेसिक चीजों को हाईलाइट करना कि ओके ये मेन चीजें हमने देखी हैं, हमें प्रॉब्लम लगी है। प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, या 2 साल के बच्चे को आपने स्क्रीन किया एज अ ASD और 5 साल के बाद आपने देखा कि अरे इसका तो ASD नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट का भी पार्ट है, राइट। चीजों को रिपीट करना इज पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको पता होगा कि 5 साल से पहले जब हम डायग्नोसिस देते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, हमने उसको लेबल नहीं किया। तो स्क्रीनिंग उस समय पे काम आती है जब हमें उसे लेबल नहीं करना। अगर प्रॉब्लम आई तब हमें उसको किसी जो प्रोफेशनल है, पर्टिकुलर प्रोफेशनल, उसके पास हम भेजेंगे। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स AAP currently recommend routine developmental screening at the age of 9, 18, 24 and 30th month। इस समय पे उसका जो स्क्रीनिंग होती रहे, कोई भी बच्चा हो, फिर चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, इंक्लूसिव स्कूल में हो, स्पेशल स्कूल में हो, सबका स्क्रीनिंग समय समय पर होता रहे। आशा वर्कर अपने जिस गांव की वो आशा होती हैं, उस गांव में 9, 18 और 24 और 30 महीने में वो प्रॉपर इवेल्युएशन करते रहे कि क्या कोई जो गांव में बच्चा है उसको कोई कंसर्न डिसेबिलिटी तो नहीं है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर टीचर इज कि पहली बार जब बच्चा आपके पास आएगा ना, मे बी वो शाय हो, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि मे बी ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो अगर आपने उस समय पे उसको लेबल कर दिया कि बच्चे ने बोला नहीं तो मैंने लिख दिया ऑटिज्म, गलत। टीचर्स के लिए या किसी भी क्लिनिशियन के लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझने का है कि पहली मीटिंग में हमें भी थोड़ा सा झिझक होती है। तो वो तो एक छोटा सा बच्चा है जो 6 साल का है, एलिमेंट्री स्कूल में है या प्री स्कूल में है या सेकेंडरी स्कूल में है, पहली बार में खुल के बोलने की ऐसे अभी उसको जरूरत शायद महसूस नहीं हो रही है, तो वो समय लेगा। तो आप भी समय लें, 2-3 सेशन के बाद ही अपने एक फर्म डायग्नोसिस में आए या एक क्वेरी में डालें कि हाँ शायद क्योंकि 3 सेशन में ले चुका हूँ, बच्चे का सेम बिहेवियर, वो एक परसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी आपको देखनी है बच्चे के बिहेवियर में, तो वो जरूर ध्यान रखें, पहली मीटिंग में लेबलिंग ना करें, राइट। स्क्रीनिंग टूल्स, क्योंकि हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं और एज ए स्पेशल एजुकेटर आपका काम डायग्नोसिस का बिल्कुल नहीं है, आपके पास डायग्नोस बच्चा ही आएगा, तो स्क्रीनिंग एटलीस्ट आपको पता हो, राइट। तो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट DST हम जिसको बोलते हैं, आप सभी फेमिलियर होंगे, जो कि मेंटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसको असेस करता है इन अ सोशल सिचुएशन। तो ये जो है 0 to 15 ईयर के एज के बच्चों के लिए है।
और इसमें जो 88 आइटम्स है और ये DQ डेवलपमेंटल क्वोशेंट को इंडिकेट करता है। बहुत सारे क्वोशेंट आजकल आए हैं ना, DQ, SQ, IQ, EQ, इमोशनल क्वोशेंट, तो बड़े डिफरेंट क्वोशेंट है। तो इनका कोलैबोरेशन जो है वो इंटेलिजेंस के साथ होता है, राइट। तो जो DST है मेरे पास, मैं लाई भी हूँ हार्ड कॉपी उनकी, तो वो एक सिंपल फॉर्मेट्स है जो एज वाइज है। 3 मंथ पे आपको असेस करना है, फिर 6 मंथ में, फिर 9 मंथ में, फिर 1 ईयर पे, फिर 1.5 ईयर पे, फिर 2 ईयर पे, फिर 3 ईयर पे, 4, 5 एंटिल 15 ईयर तक का आप असेसमेंट करेंगे। जिस स्टेटमेंट को क्लाइंट कर लेता है, मान लीजिए उसमें लिखा है कि वोकलाइज साउंड, जैसे अगर 3 महीने का बच्चा है तो वो क्या साउंड वोकलाइज करेगा, इतना ही तो कर पाएगा क्योंकि लेटा है। हेड बैलेंस को वो इंडिकेट करेंगे कि हेड बैलेंस है या नहीं 4 महीने के बच्चे में, प्रॉपर ग्रास्पिंग है या नहीं, 6 महीने का बच्चा है तो वो ऐसे ग्रास्प कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रास्पिंग जो ग्रॉस मोटर है वो पहले डेवलप होता है, फाइन मोटर बाद में। तो पहले बच्चा ऐसे ग्रास्प करना सीखता है, देन उसके बाद ऐसे। ये जो फिंगर डिक्सटेरिटी वाला एरिया है वो थोड़ा बाद में डेवलप होता है, क्योंकि आप डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है वो जानते होंगे कि सेंट्रल टू पेरिफेरी वो डेवलप करेगा। तो DST जो है आपको एक बेसिक स्क्रीनिंग देगा, डेवलपमेंटल क्वोशेंट देगा या डेवलपमेंटल एज देगा, जो कि ये जो DST है ये 4 एरियाज में असेस करता है, मोटर, अडेप्टिव, लैंग्वेज एंड पर्सनल एंड सोशल। सेकंड इज स्क्रीनिंग टूल्स पर भी मैं बात कर रही हूँ। तो पहला था मेंटल डेवलपमेंट के लिए, सेकंड इज अडेप्टिव बिहेवियर। हम यूज करते हैं VSMS, वाइल्डलाइन सोशल मैच्योरिटी स्केल, अगेन यूज फॉर 0 to 15 ईयर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें 89 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले E. डॉल ने इसको बनाया था, फिर इसको अडेप्टेशन आर्थर G. मेलिन ने किया, एंड नेक्स्ट इसको जो अडेप्ट किया इंडियन पॉपुलेशन पे वो डॉक्टर भरत राज ने किया है। तो अगेन ये जो है इसका 80% या हम कहें कि 0.80 पॉजिटिव कोरिलेशन है विद IQ कि सोशल मैच्योरिटी। व्हाट इज सोशल मैच्योरिटी? जब हम जब पैदा होते हैं हम हेल्पलेस होते हैं। अभी हम सब बैठे हैं यहाँ अपने अपना काम कर रहे हैं, कोई फोन से स्क्रीन की फोटो ले रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, हम इंडिपेंडेंट हो गए। वो सोशल मैच्योरिटी है। एनवायरनमेंट के साथ हमने अपने सारे डोमेन के साथ अडेप्ट किया है, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, लैंग्वेज एंड स्पीच, सोशल एंड पर्सनल, सारे डोमेन को हमने डेवलप किया है और अब हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो वो इस सोशल मैच्योरिटी एंड सोशल कॉम्पिटेंस को असेस करने वाला टूल इज वाइल्डलाइन सोशल मैच्योरिटी स्केल, जो कि बहुत ही रिलायबल एंड एंटायर वर्ल्ड में यूज होता है फॉर अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट, राइट। तो इसका जो बेसिक मैं स्कोरिंग आपको सिंपल से समझाऊंगी कि जो स्टेटमेंट है वो ईयर वाइज स्टेटमेंट है, कि पहले साल में अगर 17 स्टेटमेंट है तो वो 17 स्टेटमेंट आपकी मेंटल एज या सोशल एज को इंडिकेट करेंगे। अगर एक स्टेटमेंट की 17 स्टेटमेंट, अगर इसमें देखिए जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एज देयर आर 17 आइटम्स इन द ईयर 0 to 1 वाले क्राइटेरिया में अगर 17 स्टेटमेंट है, सो ईच आइटम हैज अ वैल्यू ऑफ 0.7 मंथ्स। तो हर एक, क्योंकि वो एक साल को प्रदर्शित कर रहे हैं वो 17 स्टेटमेंट, तो हर एक स्टेटमेंट की अपनी एक वैल्यू है। तो ऐसे में हम जितने स्टेटमेंट उसने पास किए हैं, जो हमारा क्लाइंट है, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सोशल एज को निकालते हैं। हम DST में DQ निकाल रहे हैं, इसमें हम SQ निकाल रहे हैं। अगेन ये आपके इंटेलिजेंस के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो हम इससे प्रॉपर स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। नेक्स्ट इज फॉर अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए हमारे पास टेस्ट है द डिजिट स्पैन टेस्ट। इसमें डिजिट्स, सेट में डिजिट्स लिखे होंगे जैसे 3, 2, 1, राइट। तो डिजिट फॉरवर्ड एज ए टीचर आप कहेंगे बेटा से 3, 2, 1, तो बच्चे ने कहा 3, 2, 1, ये है डिजिट फॉरवर्ड। एंड डिजिट बैकवर्ड 5, 3, 8 का रिवर्स बोलना है, 5, 3, 8, तो 8, 5, 3 रिवर्स होंगे ना, डिजिट बैकवर्ड। तो ये अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन को असेस करने का एक बड़ा ही अच्छा स्क्रीनिंग टूल है। आप असेस कर लेंगे कि बच्चे को अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं। आपके इंटरवेंशन में ये बहुत काम आएगा। बच्चा अटेंटिव नहीं है तो आपको उसका पहले अटेंशन को एनहांस करना पड़ेगा, या ऐसी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी जिससे वो अटेंशन दे एंड चीजों को लर्न करे। आप तभी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं अगर वो आपने उनको अटेंटिवली रिटेन किया है, तभी उसका रिकॉल होगा। मेमोरी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें सिंपल सा एक स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट।
या हम कहते हैं इसको परसेप्चुअल मोटर फंक्शन बेंडर गेस्टर्ड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंपली बीजीटी। ये एक बड़ा ही स्मॉल स्क्रीनिंग टूल है। 9 ज्योमेट्रिकल डिजाइन शेप्स इसमें रहती हैं। 9 कार्ड बच्चे को दिखाने हैं और बच्चा उनको मेमोराइज करेगा और फिर वो आपको बना के बताएगा। तो ये आपकी परसेप्चुअल मोटर फंक्शन को भी असेस करता है एंड कोई न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट तो बच्चे को नहीं है उसको भी असेस करेगा। इट्स बेसिक स्क्रीनिंग टूल, राइट। फिर ऑटिज्म को स्क्रीन करने के लिए हमारे पास एक क्या टूल है, सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चनर SCQ। ये जो है 2 साल की मेंटल एज हो बच्चे की, इतना काफी है। अदरवाइज ये किसी भी क्रोनोलॉजिकल एज वाले बच्चे में लग सकता है। MCAT आपने सुना होगा, MCAT बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, 2-3 साल तक के बच्चों के लिए MCAT यूज होता है, इसलिए मैंने MCAT को नहीं डाला क्योंकि आपका काम जो है थोड़ा बड़े बच्चों के साथ है। तो सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चनर में 40 स्टेटमेंट है। एज रेंज, मेंटल एज मिनिमम 2 साल हो और क्रोनोलॉजिकल एज कोई भी हो सकती है, राइट। तो इसमें स्कोर जो है वो 15 से अगर ज्यादा जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि एट रिस्क ऑफ ऑटिज्म। तो ये एक सैंपल है उसका कि पुअर आई कांटेक्ट एंड टिल्टिंग ऑफ द हेड एट द सर्टेन एंगल, डज योर चाइल्ड रिस्पॉन्ड व्हेन कॉल्ड बाय हिज नेम। तो ये अगर इसमें यस नो अगर 15 से ज्यादा स्कोर आ जाते हैं, यस होने पे 15 से ज्यादा स्कोर अगर आ जाते हैं तो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ ऑटिज्म या फिर एट रिस्क ऑफ ऑटिज्म। अभी हम डायग्नोज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन कर रहे हैं साइकोपैथोलॉजी का असेस करने के लिए, क्योंकि बच्चा जब आया तो बहुत सारी वैरायटीज के साथ आ सकता है ना आपके पास। जरूरी नहीं है कि हेयरिंग, स्पीच या विजुअल इंपेयरमेंट का होगा, मे भी उसको कोई साइकोपैथोलॉजी हो, मेंटल इलनेस का कोई केस हो, 6 साल के बच्चे को OCD हो गया, देन तो हमारे पास, या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही हो, मम्मी पापा में रोज झगड़ा होता है तो वो इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या कोई बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, या कोई कंडक्ट इशू है, राइट। कंडक्ट इशू मीन्स जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उनको ना मानना, चोरी करना, झूठ बोलना, आग लगा देना, ये कंडक्ट के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो चाइल्डहुड बिहेवियर चेकलिस्ट CBCL एंड निमेंस ने दूसरा एक डेवलप किया है DPCL, डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी चेकलिस्ट। तो वो इंडियन अडेप्टेशन है, CBCL इज फॉरेन बेस्ड। तो CBCL जो है छोटे बच्चों से लेकर के 0 to 5 से 6 to 18 या 4 to 18 तक के लिए है, इसलिए मैंने CBCL 4 to 18 को ऐड किया है, जो कि आपके सारे बिहेवियर्स को असेस करेगा। आपको क्लाइंट जो इन्फॉर्मेंट है, जो पेरेंट है या जो क्लाइंट खुद है, वो उनको यस नो में टिक करेगा कि ओके ये बिहेवियर है या नहीं, ये बिहेवियर है या नहीं। और फिर एक आप प्रोफाइलिंग करते हैं, वो अगेन मैं वो भी अपने साथ लेके आई हूँ अगर आपको देखना हो तो वो भी एक स्क्रीनिंग टूल है जो बहुत सारे एरियाज में एक्सटर्नलाइजिंग इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर में क्लाइंट को असेस करता है। अटेंशन प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम, इमोशनल इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज, सारे एरियाज में क्लाइंट को असेस करता है। तो ये है, अगर कोई साइकोपैथोलॉजी क्लाइंट में है तो आप कैसे स्क्रीन करेंगे एज अ टीचर। नेक्स्ट काम तो वो कोई और करेगा, लेकिन एज अ टीचर आपको एक बेसिक नॉलेज हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मुझे शायद ये टूल यूज करना चाहिए। और ये बड़े फ्रेंडली एंड इजी टू यूज एंड वेरी चीप प्राइस में आपको अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट इज ADHD, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चा बैठता ही नहीं है ना, सुनता ही नहीं है, भाग जाता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, क्या करें। तो ADHD को स्क्रीन करने की कॉर्नर टीचर्स रेटिंग फॉर्म मैंने इसमें डाला है। बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल है लेकिन कॉर्नर्स का बड़ा फेमस है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू असेस ADHD 6 to 18 ईयर। अगेन आप ही के एज रेंज के हिसाब से मैंने टूल्स डाले हैं। इससे नीचे इससे ऊपर वालों के लिए भी टूल्स अवेलेबल रहते हैं। तो ADHD, तो ये कॉर्नर्स का टीचर शॉर्ट फॉर्म जो इसमें मेंशन मैंने किया है। मैडम PPT मिलेगी? हाँ जी, हाँ मिल जाएगी। तो आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आपको बड़े इजीली अवेलेबल रहेंगे। तो इसमें जैसे स्टेटमेंट है, इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, हैज अ स्ट्रगल टू कंप्लीट हार्ड टास्क, इनअटेंटिव, इजीली डिस्ट्रैक्टेड। तो एज अ टीचर आप वो खुद फील करेंगे क्योंकि आपने बच्चे को क्लास में देखा है, क्लासरूम में आपने ऑब्जर्वेशन किया है। आपके पास जब पहली बार आया था तो आपने ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू टेक्निक को यूज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन की थी। तो अब आप इसको फील करेंगे एंड देखेंगे कि क्राइटेरिया मीट हुआ या नहीं। हायर द स्कोर, हायर द अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स, राइट। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बड़ा कॉमन है स्कूल एज चिल्ड्रन में। क्लासरूम में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा लेटर रिवर्स कर दे रहा है, मिरर राइटिंग कर रहा है, स्लो है, इलिजिबल राइटिंग है, कुछ समझ में नहीं आता है, रीडिंग है लेकिन राइटिंग नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, बड़े परिचित होंगे इन वर्ड्स से।
तो बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल हैं। तो एक टूल डॉक्टर एस.के. ढालवाल जो कि एचओडी हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में निफिड में ही, उन्होंने भी एक प्रिपेयर किया है और हमने भी उसमें अपने एफर्ट्स कुछ डाले हैं। तो ये सिंपली एक स्क्रीनिंग टूल है जो कि आईसीडी एंड डीएसएम जो कि हमारे नोमेनक्लेचर हैं जो डायग्नोज करते हैं क्लाइंट को, उसको लेकर हमने ये एक चेकलिस्ट बनाई है। तो आज में भी इसका इनॉग्रेशन शायद हम करेंगे। तो ये भी एक अच्छा स्क्रीनिंग टूल है और वैसे भी आपको बड़े स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट इज सेंसरी प्रोफाइल। सेंसरी प्रॉब्लम्स के साथ बच्चा आपके पास आएगा कि जब कुकर की सीटी बजती है तो कान बंद कर लेता है, क्लासरूम में लाइट से होती है तो बाहर भाग जाता है, कोई इसको हक करे तो ये इरिटेट होकर धक्का देने लगता है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये भूख का नहीं बताता, ये नींद का नहीं बताता, ये सुसु पोटी का नहीं बताता, ये प्रॉब्लम क्या है? तो ये सेंसरी डेफिसिट्स हैं, या तो हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी। या तो हम सेंसरी बिहेवियर्स को सीख कर रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं क्योंकि आप हाइपो सेंसिटिव हैं, आपकी जो सेंसरी नीड्स है वो मेट नहीं हो रही है, इसलिए आपको उछल कूद मचानी पड़ रही है। या तो फिर आप स्विंग नहीं करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है, तो आप या तो हाइपर सेंसिटिव हैं या हाइपो सेंसिटिव हैं। तो उसके लिए भी सेंसरी प्रोफाइल को असेस करने के लिए भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। ये टूल्स है जैसे इसमें कवर्स आए और कंप्लेन अबाउट क्लासरूम लाइटिंग, ब्राइट लाइट, सनशाइन, इसके लिए इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, प्रिफर्स टू बी इन द डार्क, है ना, तो हाइपो सेंसिटिव है, इन अट्रैक्टेड टू ब्राइट लाइट्स एंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स, तो हाइपो सेंसिटिव है, परेशान हो रहा है, ज्यादा कम सेंसेशन से वो इरिटेट होने लगते हैं। तो सारी सेंस मोडेलिटीज, टोटल 8 सेंस मोडेलिटीज है। जब हम स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो हमें 8 सेंस मोडेलिटीज पता चलती है। वैसे हमें पता है कि सिर्फ 5 है ना, सुनना, बोलना, देखना, टच एंड स्मेल एंड टेस्ट। लेकिन हम 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमें 3 और पता चलती है, वेस्टिबुलर, प्रोप्रिसेप्टिव एंड इंट्रोसेप्टिव, जहां हमें भूख, नींद, प्यास, पेन, प्रेशर, सारी चीजों का पता चल रहा है। तो सेंसरी प्रोफाइलिंग का स्क्रीनिंग टूल भी आपके पास मौजूद है। एज अ टीचर आप इसे यूज करेंगे तो आपको मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलने वाली है एंड आप एक बेहतर स्पेशल एजुकेटर की तरह प्रेजेंट रहेंगे अपने स्कूल में या आप जहां पर भी रहते हैं, क्योंकि आप ओवरऑल समझ रहे हैं बच्चे को, राइट। एंड चेकलिस्ट बाय सर्व शिक्षा अभियान SSA का मैंने ये जरूर डाला है क्योंकि बहुत बड़ी एंड टोटल 21 डिसेबिलिटीज को कवर करती हुई ये चेकलिस्ट है, ठीक है जी। तो ये मैं इसको कवर नहीं कर पाती क्योंकि एक टाइम लिमिटेशन होता है, तो मैं सारा बोल देती तो फिर रह ही क्या जाता है ना। तो ये आप जरूर डाउनलोड करिएगा, अवेलेबल है नेट में। और ये इतनी अच्छी चेकलिस्ट है, मैंने पढ़ी इसको, तो पूरी 21 डिसेबिलिटीज को कवर करते हुए तो आपके पास एक पूरा परफॉर्मर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए बच्चा जैसे आए उस पर्टिकुलर डोमेन में असेस करते हुए चलिए। और मेजरली हमारा काम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में ज्यादा रहता है, सिकल सेल एंड अदर डिसेबिलिटीज के लिए बच्चे कम ही आते हैं। तो ये मैंने इसलिए डाला कि आपको हेल्पफुल रहे, कि आपको सारे डाउनलोड करने से अच्छा आप एक डाउनलोड कर लें जो ऑब्वियसली सर्व शिक्षा अभियान ने दिया है और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो नेक्स्ट पर्पज जो सेकंड पर्पज है असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस एंड रेफरल, ठीक है जी। तो स्क्रीनिंग इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी, और अब डायग्नोज करने का टाइम आ गया है उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट का जिससे रिलेटेड वो बच्चा है, ठीक है जी। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, आईडी का बच्चा है, तो आप फिर उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दोगे कि अरे भाई इसका असेसमेंट करो और इसको डायग्नोज करके दो, भाई कितना इसका सीवियरिटी है, क्या इसके कॉजल फैक्टर है, कैसे मुझे इसको आगे, अब इसके सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं ना। तो आप जो रेफरल डायग्नोसिस के बाद जो रेफरल करेंगे वही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे आप बच्चे के साथ जस्टिस करते हैं। अगर आप सिर्फ उसको अपने पास लेकर बैठ गए तो मे बी उसका इनजस्टिस है, आप डायग्नोस करवाइए एंड रेफरल करिए। डायग्नोसिस के में जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपमेंटल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें हम यूज करते हैं सारे डायग्नोस्टिक टूल। IQ का प्रॉब्लम है तो भाटिया बैटरी लगाएंगे, मिसिक लगाएंगे, विस्क लगाएंगे, विस्क 4 लगाएंगे, वेज 4 लगाएंगे, वेज 5 लगाएंगे, हम CPM लगाएंगे, हम APM लगाएंगे, हम सारे डायग्नोस्टिक टूल लगाएंगे। साइकोपैथोलॉजी का अगर प्रॉब्लम है बच्चे को, तो अब तो डायग्नोज करना है ना, स्क्रीनिंग हो गई उसकी, अब उसे डायग्नोज करना है, तो अब मुझे उसके साथ MMPI लगाना होगा, उसके साथ रोशाक में लगाऊंगी, उसके साथ मैं TET लगाऊंगी। अगर बच्चा ऑटिज्म का है तो अब मैं उसके साथ इंक्लिन लगाने वाली हूँ। इंक्लिन का नाम आपने सुना होगा, है ना जी। तो इंक्लिन में लगाऊंगी डायग्नोज करने के लिए, उसकी सीवियरिटी असेस करने के लिए मैं उसकी ईसा लगाने वाली हूँ।
अगर बच्चे को ADHD है तो अब मैं वेंडरबिल्ट का ADHD रेटिंग स्केल लगाने वाली हूँ, जो कि उसको डायग्नोस प्लस सीवियरिटी भी दे रहा है। तो सारी चीजें अपने प्रॉपर प्रोफेशनल को रेफर किया, उसने अब असेसमेंट टूल्स के मदद से एंड अपने हिस्ट्री टेकिंग की मदद से, जो सेकंड पॉइंट है, अब हिस्ट्री टेकिंग में वो क्या ले रहे हैं, नेम ऑफ द क्लाइंट, एज ऑफ द क्लाइंट, ऑल डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कौन किसके साथ रहता है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, सबकी डिटेल ले रहा है, जो कि इंटरवेंशन में काम आएंगी। फिर उसका प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरीनेटल हिस्ट्री, जब गर्भ धारण हुआ था या जब बच्चा पेट में था, प्रीनेटल हिस्ट्री, उस समय पे क्या कोई कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे कि RH इनकम्पैटिबिलिटी, ब्लीडिंग या फिर अब्डक्शन ऑफ प्लेसेंटा, सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई। पोस्टनेटल, बच्चा का जन्म लेने के बाद कोई दिक्कत हुई क्या, जैसे कि हाइपोक्सिया या एपिलेप्सी हो जाना। एंड पेरीनेटल, ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय क्या कोई प्रॉब्लम हुई, बच्चे के एंटेंगलमेंट ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं नाल फंस जाना, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो प्री, पेरी एंड पोस्टनेटल असेसमेंट आप करेंगे, या हिस्ट्री टेकिंग आप लेंगे, जो सेकंड पॉइंट पे मैं जिसमें बात कर रही हूँ। प्ले बिहेवियर को देखेंगे, स्कूल हिस्ट्री को देखेंगे, बच्चा कितना इंडिपेंडेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, उस पर आप कमेंट करेंगे, पार्शियली डिपेंडेंट या कंप्लीटली इंडिपेंडेंट या कंप्लीटली डिपेंडेंट, तभी तो आगे का प्रोसेस होगा ना। तो डिटेल केस हिस्ट्री लेंगे आप अपने डायग्नोस्टिक जब आप कर रहे हैं उस समय पे। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली डन बाय पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि सारे प्रोफाइलिंग करेगा उसका मेडिकल कंडीशंस की। एंड एजुकेशनल असेसमेंट, ऑब्वियसली ये आपका काम है और आप इसमें माहिर हैं एंड आपकी इसमें पारंगत हासिल है। असेसमेंट फॉर नेक्स्ट थर्ड पर्पज इज असेसमेंट फॉर प्लानिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें सर्वविदित है कि जो टीचर है वो EIP बनाने में सबसे प्रखर है, सबसे बेहतर EIP आप बना के देते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो जब थर्ड पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प इन प्लानिंग द एजुकेशनल प्रोग्राम, कैसे हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए बनाएंगे। तो उसमें पहली जो चीज है दैट इज फंक्शनल असेसमेंट एंड सेकंड इज ग्रेड लेवल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, बच्चे का पिंसन ग्रास्प है या नहीं, बच्चे को राइटिंग आता है या नहीं, साउंड का पता है या नहीं, आर्टिकुलेशन कितना है, सारी चीजें, सोशल बिहेवियर कैसे है, क्योंकि क्लास में अकेला तो नहीं बैठेगा, बाकी बच्चों के साथ भी बैठेगा। तो सारा असेसमेंट, सारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का असेसमेंट आप फंक्शनल असेसमेंट में करेंगे। ओके, लाइट चलिए। नेक्स्ट इज ग्रेड लेवल असेसमेंट। आई थिंक मेरी आवाज आपको आ रही होगी। तो ग्रेड लेवल असेसमेंट में बच्चा जिस क्लास में है, क्या उस क्लास के जितना ही इंटेलेक्चुअली या अचीवमेंट ओरिएंटेड है या नहीं, या अपनी क्लास से नीचे का परफॉर्मेंस देता है, उस क्लास का नहीं। तो ऐसे में अगर बच्चा चौथी क्लास में है, 4th ग्रेड में है, तो आप 4th ग्रेड से स्टार्ट करेंगे, फिर 3rd ग्रेड में जिस ग्रेड तक वो बेहतर कर लेता है, या हमेशा जो टेक्निकल है ग्रेड लेवल में, हमेशा 2 स्टैंडर्ड बिलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर चौथी क्लास में है तो 2nd क्लास के ग्रेड से आप असेसमेंट उसका स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेड लेवल असेसमेंट हम करेंगे और देखेंगे कि किस ग्रेड में बच्चे की एबिलिटीज एंड लिमिटेशन फॉल करती हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर इवेल्यूशन, 4th पर्पज ऑफ इवेल्युएशन। अब हम यहाँ पे जो हमने स्क्रीन किया क्लाइंट को एज अ टीचर, फिर हमने उसको डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर प्रोफेशनल पे भेजा, फिर उसने उसको रेफर किया, अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस हुआ, फिर आपने EIP बनाया। तो असेसमेंट फॉर इवेल्युएशन, अब आप इवेल्युएट करेंगे कि क्या मेरा EIP काम कर रहा है या नहीं, मैं उसकी उन पर्टिकुलर एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस पे काम कर रहा हूँ या नहीं, क्या मुझे उस सेम स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए जिसमें मैं चल रहा हूँ, या फिर मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। वो है असेसमेंट फॉर इवेल्युएशन। आप अपने पूरी जितना भी अभी तक आपने काम किया है, जितनी स्ट्रेटजीज आपने बच्चे के साथ लगाई हैं फॉर रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, फॉर हिज अटेंशन, हिज कंसंट्रेशन, हिज डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, जितनी स्ट्रेटजीज लगाई हैं आपने एज अ स्पेशल एजुकेटर, अब उसको इवेल्युएट करने का समय है। अगर वो सही नहीं चल रही है, कुछ लैकिंग है, तो अब आपको वो चेंज करनी होगी। और इसमें इन्होंने बताया है कि आप ये समय पे उसकी स्टाइल ऑफ लर्निंग को समझेंगे। कुछ बच्चों का ऑडिटरी स्टाइल ज़्यादा अच्छा होता है कि मुझे सुन के चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, किसी का देख कर होती है, किसी का सारी सेंसरी मोडेलिटीज़ को साथ में रख के लर्निंग अच्छा होता है। तो आपको वो अपनी स्ट्रेटजीज को असेस करना है, इवेलुएट करना है, एंड सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको मैनेजमेंट में बच्चे के,
और इंटरवेंशन देने में बच्चे को, तो उसमें आपको वो सारे का इवेल्युएशन करना है और आपको बेहतर स्ट्रेटजीज को ऐड करना है। एंड फैमिली को हमेशा इन्वॉल्व रखेंगे आप इसमें, एंड अदर टीचर्स को भी लूप में रखेंगे। अकेले आपका ही क्लाइंट नहीं हो, पूरे स्कूल का क्लाइंट है। सारी रिपोर्टिंग, सारी जो एडवाइजेज हैं आपकी, सारी स्ट्रेटजीज आप एज अ होल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये मल्टी डिसिप्लिनरी रहता है। स्कूल में आप स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं, तो जो अदर टीचर्स हैं उनको भी आपको स्ट्रेटजीज नॉलेज देते रहें कि ओके इस टाइम पे ये प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे टैकल करिए, हैंडल करिए, एंड पेरेंट्स को भी गाइड करिए, राइट। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन इन द क्लासरूम और इन द केस, तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें बीच क्लास में उसका हवा एंड मजाक नहीं बनाना है, ये बिग अंडरस्टूड सा फैक्ट है। लेकिन फिर भी ऐसे हम मीटिंग रूम में उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। प्रोफेशनली आप जरूर डिस्कस करिए, जो साथ के प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ आप केस डिस्कशन करिए, लेकिन बच्चे की मॉकिंग एंड उसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अदर पेरेंट के साथ एग्जांपल दे दे के समझा रहे हैं वो गलत है। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखिए, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो शीट्स हैं, वो सब आप अपने पास रखेंगे। आपका एक सेपरेट ड्रॉअर हो, सेपरेट अलमीराज हो, हर बच्चे का अलग हो, आप वो मिक्स ना करें और शेयर ना करें अदर लोगों के साथ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूर लें पेरेंट्स से कि हम बच्चे के साथ ये चीज़ें करने वाले हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। बच्चा माइनर है क्योंकि, तो वो उसका कंसेंट नहीं है, लेकिन पेरेंट उसके लिए कंसेंट हमेशा देगा, कुछ चीज़ों में नहीं भी दे सकता। तो वो कंसेंट हमेशा रखें जिससे आपकी चीज़ें लीगल रहेंगी, आप पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पाए। राइट्स टू एजुकेशन एंड एक्सेसिबल केयर, वो तो बड़ा सर्वविदित है, ये तो कार्य ही है हमारा कि एजुकेशन हम उसको प्रोवाइड करें, फ्री हो एंड एक्सेसिबल केयर हो। तो एक फाइनल केस स्टडी से मैं अपने असेसमेंट की जो प्रोसेस है, क्लिनिकल असेसमेंट में जो हमने स्क्रीनिंग से स्टार्ट किया, फिर हम डायग्नोसिस पे आए, फिर हमने कैसे टूल्स सीखे, हमने बच्चों को स्क्रीन किया एज ए स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि हमें एक स्कूल में डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ को टैकल करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप की जो हम सीख के आए हैं हमें वही करना है, ऐसा नहीं है। हमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करना होता है। कहीं पे 5 बच्चे हैं, कहीं पे 10 बच्चे हैं, तो आप कैसे सारों को स्क्रीन करेंगे वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे का इवेल्युएशन प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस में एक केस स्टडी के तहत मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि कैसे ये सारा असेसमेंट कैसे एक फाइनल रिजल्ट हमें देता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन जो हमने शुरू में किया था बच्चे के साथ, कि हमने उसका मूड देखा, हमने उसका अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन देखा, एंड डायग्नोसिस जो हमने स्क्रीन किया बच्चे को एंड डायग्नोसिस बनाया ऑफ द चाइल्ड एंड यूज द फंक्शनल एंड एजुकेशनल असेसमेंट। हमने देखा उसकी लिमिटेशन, उसकी एबिलिटीज़, उसकी नीड्स हमने सारी असेस करी, उसका देखा कि लेवल कितना है, ग्रेड लेवल असेसमेंट किया, फंक्शनल असेसमेंट किया। तो उसका एक फॉर्मेट मैंने इसमें लिखा है, द बॉय कैन वॉक एंड रन। ठीक है जी, तो हमने असेसमेंट किया है, एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं। तो द बॉय कैन वॉक एंड रन, he eat by himself but spill a lot of food around the place। चल सकता है, भाग सकता है, खाना खा सकता है, लेकिन गिराता बहुत है। ये चीजें हम नोट कर रहे हैं। आपको असेसमेंट करना है ना इसका, आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज देखनी होंगी स्कूल में क्योंकि वो लंच भी करेगा। नीड असिस्टेंट इन वियरिंग क्लोथ्स, कपड़े पहनने में समस्या है बच्चे को। बेदिंग में भी मम्मी ने प्रॉब्लम बताई थी। टॉयलेटिंग में भी अपने आप को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है। अंडरस्टैंड एंड फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाता। सिंपल इंस्ट्रक्शन मैं बोलूंगा बेटा उठ के वहां पे बैठ जाओ, कितना समझ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि 4th रो में जाके इन सर के साइड में बैठ जाओ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया इंस्ट्रक्शन, तो इतना नहीं समझ पाया। मेरा बच्चा जो है, मेरा क्लाइंट जो है, वो सिंपल इंस्ट्रक्शन समझ ले रहा है। स्पीक अ फ्यू वर्ड्स टू रेफर अ फैमिली मेंबर्स सच एज मदर, फादर एंड ब्रदर। छोटी मोटी रिलेशन उसको पता है, बहुत ज्यादा अभी नहीं बता पा रहा है। कि मैंने जब पूछा कि मैं कौन हूँ तो वो मैम नहीं बोलता, वो बस बोला कि ये मम्मा या पापा, बस इतना बता पाए हैं। आइडेंटिफाई कॉमन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फर्नीचर, आइडेंटिफाई मेजर बॉडी पार्ट्स, आइडेंटिफाई रेड एंड येलो कलर्स, काउंट एंड गिव ऑब्जेक्ट्स अप टू 2। ये काउंटिंग 2 तक की कर लेता है, और जब मैं सामान मांगू तो 2 तक का सामान दे देता है। 3 बोल दूं तो 3 में कंफ्यूज। एक प्रश्न मेरा है, ये रेड एंड येलो क्यों कहा इन्होंने खाली? कोई बता सकता है? बाकी कलर क्यों नहीं कहे, खाली रेड एंड येलो क्यों कह रही है? क्योंकि मैम ने येलो साड़ी पहनी है इसलिए नहीं? क्यों रेड एंड येलो प्रेस क्यों है? ये प्राइमरी कलर है। यस, गिव हिम अ बिग हैंड। ये आप सोचिए और प्रश्न पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आप पूछिए मैम ये ऐसा क्यों है? इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए।
so that हम लोग को ज़्यादा भूख लगेगी और हम ज़्यादा खाना खाएंगे। Yes ma'am, continue. होल्ड पेंसिल एंड स्क्रिबल। अभी जो बच्चा आपके पास आया, चाहे वो 6 ईयर हो, 7 ईयर हो, 10 ईयर हो, क्योंकि स्पेशल नीड्स का चिल्ड्रन है तो बेसिकली वो लेट ही स्कूल आते हैं, तो अभी कितना कर पाता है? एज अप्रोप्रिएट नहीं है, सिर्फ पेंसिल होल्ड कर पाता है, स्क्रिबल कर पाता है, ABCD अभी राइटिंग में इतना नहीं आया। एन एनालिसिस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन ब्रिंग आउट द चाइल्ड्स नीड ट्रेनिंग इन। तो जब मैंने देखा कि भाई किन किन डोमेन में इसको जरूरत है हमारी, ओके कोई बात नहीं, एक भी इंटरेस्टेड है तो सर वही बात। कैन यू कीप क्वाइट? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी यहीं पे है, फॉर्म भी यहीं पे है, सब कुछ यहाँ पे। ओके तो अभी हमें किन किन चीज़ों में ट्रेनिंग की ज़रूरत है बच्चे को, अब वो हम एनालाइज कर पाएंगे जब हमने वो एक प्रॉब्लम एरियाज की लिस्ट निकाली एंड एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस की लिस्ट निकाली, तो हमने एक सिंपल सा एक फ्रेमवर्क बनाया कि चाइल्ड नीड्स ट्रेनिंग इन ईटिंग, ड्रेसिंग एंड बेथिंग, नेमिंग कलर्स एंड कॉमन ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अप टू 10, रीडिंग एंड राइटिंग न्यूमरल्स अप टू 10, रीडिंग एंड राइटिंग हिज नेम, स्पीकिंग इन फ्रेजेस, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग 2-step इंस्ट्रक्शन। तो जब जो जितना फर्स्ट इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन से लेके स्क्रीनिंग से, डायग्नोसिस से, असेसमेंट से, इवैल्यूएशन से हमने ये देखा कि बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत है। और अब आपका एज ए स्पेशल एजुकेटर आपका नेक्स्ट टास्क जो आता है दैट इज EIP, वो बिल्ड करना, वो बनाना, और उसमें आपको पारंगत हासिल है। तो रेफरेंस के लिए मैंने ये 2-4 चीज़ें डाली हैं जहाँ से मैंने चीज़ें ली थी, और आई होप मैंने थोड़ा जल्दी में इसको निपटाने की कोशिश की है। मैं इसको और ज़्यादा इलेबोरेट कर सकती थी, लेकिन वो टाइम भी चला गया और लंच टाइम भी है, आप सुबह से बैठे होंगे और हमारे को गेस्ट भी आने वाले हैं। यहाँ आप ये PPT अगर दे देना अभी पहुँच जाएगी हमारे पास, सबके पास, तो वो ले लेंगे, मैंने पेन ड्राइव में डाली। 1 मिनट मैम कंटिन्यू कीजिए। तो कोशिश मेरी और ज़्यादा इलेबोरेशन की थी, लेकिन मेरा जो मोटिव था वो आई थिंक मैं सर्व कर पाई हूँ। और कोई भी कंफ्यूजन हो कि आपको कोई भी स्क्रीनिंग टूल, टेस्ट, कोई हेल्प चाहिए तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए सदैव तत्पर है। देखिए हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, मैडम भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। ये जो अभी जो डिस्कशन हुआ ये 1 घंटे का काम नहीं, 1 घंटे में इन सब चीज़ों को ग्रास्प कर लेना ये संभव नहीं है। तो लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि भाई आपको मैक्सिमम जो स्क्रीनिंग टूल्स हैं वो बताए जा सके, है ना, डिस्कस किए जा सके, ताकि हमारा पर्पस डायग्नोसिस नहीं है ना, एज ए रिहैब प्रोफेशनल्स अदर देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमारा पर्पस डायग्नोसिस नहीं है, हमारा पर्पस है स्क्रीनिंग, कि हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाएं। क्योंकि अगर हम स्क्रीन भी कर पाते हैं तो हम जब रेफर करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा हमारा योगदान रहता है। तो इसलिए जो टूल्स एंड टेस्ट जो बताए गए, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, और शायद मैडम ने शेयर भी किया होगा, तो ये PPT शेयर कर, है ना, तो ये सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल जाएगा। हमारा डिपार्टमेंट हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा। तो अगर कभी भी इन फ्यूचर भी आप अगर कोई स्क्रीनिंग टूल को जानना चाहें तो आप सिंपल ईमेल लिख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उसको हेल्प करना है ना। आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हम कई बार क्या कि रिहेबिलिटेशन की हम बात करते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर है, क्योंकि अगर वो उस फील्ड से नहीं है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं समझ रहा है, और हम उसको अगर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो मिस डायग्नोज कर रहे हैं हम उसको। कई बार हो सकता है कि भाई एक SLD बच्चे को हम जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मान करके चल रहे हैं कि भाई वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और जो है इस वजह से ये नहीं कर पा रहे, या फिर कई बार वाइस वर्सा कि भाई
हम जो है बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और हम SLD मांग रहे हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये स्क्रीनिंग जो है वो हर रिहैब प्रोफेशनल्स को आना चाहिए, जो हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना केवल रिहैब प्रोफेशनल्स। अब क्योंकि हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो ये हर टीचर को, हर उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, स्क्रीनिंग समझ में आनी चाहिए जो हम बच्चों के साथ डील करते हैं। तो वही है कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और समय जैसा मैडम बार बार कह रही हैं कि वो उतना जस्टिस शायद नहीं कर पाई, कह रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम, क्योंकि ये टॉपिक जो है 1 घंटा कम है और उसमें आपने कवर किया, तो उसके लिए डेफिनेटली। वैसे कई बहुत सारी चीजें आपकी डायरेक्ट जा रही थी, ये काफी इस तरह के सेशन कर चुके, ये प्रोफेशनल हैं, ये पहले भी आपका सेशन कामयाब रहा है। हाँ हमारे सीखने तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सर ने आपको बता दिया कि हमारे डिपार्टमेंट रिहैब साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी यही NIVH में है। फर्दर रीडिंग्स के लिए, फर्दर डिस्कशन के लिए, डायलॉग करने के लिए सर ने आपको वेलकम किया है, मैडम वहीं पर है। ये एक प्रयास था, 21 डिसेबिलिटी को हम कवर करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जो सोशल हमारे स्टिग्मा से जुड़ी हुई है या समाज की ही देन है, जैसे एसिड विक्टिम है या इंसिडेंटल एक्सीडेंटल है या कुछ बर्न डिसऑर्डर है। वो सभी एजुकेशनल एप्लीकेशन और इंक्लूसिविटी से ज़्यादा संबंध उनका, क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप से उनको जान पाते हैं, या फिर ड्राफिज्म है, उनके लिए अलग से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें हम समझेंगे, अगर हम डॉक्यूमेंट में भी है तो कर पाएंगे। मुख्य तौर पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट जिस दिशा में काम कर रहे हैं उन, और हमारे डिपार्टमेंट जिस दिशा, वो सारे आपसे इंटरेक्ट करवाने का प्रयास है। न केवल विजुअल डिसेबिलिटी, अपितु हमने प्रयास किया है कि देश के जो भी अप्रोचेबल लोग थे वो आपके बीच में आए। ढालवाल सर हमारे बीच में इनॉग्रेल सेशन में है, अभी भी आपके बीच में है, और वैलिडिक्शन में भी हमारे साथ हैं। बाद में भी आप NIVH की वेबसाइट पे जाके सबके लिंक्स ले सकते हैं। एक छोटी सी बात बीच में आई है वेदपाल जी और अन्य फैकल्टी की, मैं बता रहा हूँ कि हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल होता है, आपको उसका पता होना चाहिए। सर PPT, आपकी रिपोर्ट, जो भी हमारे पास जितने भी रिसोर्स पर्सन है हमारे थ्रू मांगिए, डायरेक्ट रिसोर्स पर्सन से ना मांगिए। हम सबको शेयर करेंगे। ID सेल और NIPVD का एक कार्यक्रम है, बीच में आप बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, आपने पंकज सर को भी बोला, अभी मैडम को भी बोल रहे थे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा एक हर एक का डेकोरम होता है, उसको प्लीज मेंटेन कीजिए। अजीब सा लगता है कि शायद हम वो चोरी करके हमारे पास रखना चाहते हैं, दैट इज नॉट इश्यू। जो भी बनाया गया आपके लिए बनाया गया है, एवरीथिंग फॉर यू। मैडम कितना प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा सर ने भी, डायरेक्टर सर ने सेशन को थोड़ा सा 5-10 मिनट बढ़ाया, आपके लिए बढ़ाया। मैडम ने सेशन लंच तक लेकर गए, आपके लिए बढ़ाया। लंच तैयार है, जिनको ज्यादा भूख लगी थी शायद वो नीचे खा भी रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं। कोई